एपिसोड 6 के पार्ट 2 में हम देखते हैं मीहो अपने घर में बैठ के लास्ट नाइट को याद करती है और रिग्रेट फील करती है। फिर हम इलियोंग को अपने घर में देखते हैं। वहाँ जीवान आकर उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। इलियोंग कहता है वो तो हमेशा कुछ सोचते ही रहता है, जैसे कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ाई जाए। जीवान कहता है यांगहुई ने युनताई को किसी अच्छी जगह छुपाया है, तभी वो मिल नहीं रहा है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम थाईलैंड में अच्छे से ढूंढे। वो लोग कुछ मूवमेंट करेंगे तभी हमें कुछ पता चल पाएगा। इलियोंग कहता है वो तावान पे नजर रखने के लिए किसी को भेजेगा। फिर इलियोंग स्माइल करते हुए कहता है यूना को आने में 3 से 4 घंटे और लग ही जाएंगे। आपको हर आधे घंटे में नीचे आकर चेक करने की जरूरत नहीं है। जीवान कहता है मैं सिर्फ पानी लेने आया था। फिर इलियोंग के जाने के बाद जीवान सोचता है 6 बज गए हैं, यूना अभी तक आई क्यों नहीं। नेक्स्ट सीन में यूनवो गाड़ी में यूना को एक टोफू प्लेस के बारे में बताता है, जहाँ एक ग्रैंडमा हर सुबह टेस्टी टोफू बनाती है और फिर उसे वहाँ लेकर जाता है। पर इंग्रेडिएंट्स खत्म होने की वजह से शॉप बंद था। यूनवो कहता है कोई बात नहीं, फिर उसे एक नियर बाय प्लेस के बारे में बताता है, जहाँ एक ग्रैंडपा हर सुबह टेस्टी बॉइल्ड मीट रैप्स बनाते हैं और फिर उसे वहाँ लेकर जाता है। पर रेनोवेशन के काम की वजह से ये शॉप भी बंद था। यूनवो यूना से पूछता है क्या उसे कोरियन डिनर प्लेस पसंद है। वो जगह भी पर्सनल रीजन की वजह से बंद होता है। यूनवो थोड़ा अपसेट हो जाता है। यूना उसे सामने के एक छोटे शॉप में चलने कहती है। वहाँ जाके वो रेमन नूडल्स खाते हैं। यूनवो को चीफ ओ का कॉल आता है, पर वो कॉल कट कर देता है। उस शॉप से एक ग्रैंडमा आके उन्हें स्वीट पोटैटोस खाने देती है। यूनवो एक स्वीट पोटैटो के 2 टुकड़े करता है और बड़ा टुकड़ा यूना को खाने के लिए देता है। यूना अपने बचपन का सीन याद करती है, जब उसका दोस्त यूनवो भी उसे खाने के लिए बड़ा टुकड़ा दिया करता था। फिर यूनवो को दोबारा चीफ ओ का कॉल आता है, तो वो कॉल पिक करता है और उसे पता चलता है कि युनताई की बहन योनही गायब है। तो यूनवो और यूना युनताई के घर पहुँचते हैं। वहाँ चीफ ओ पहले से होते हैं और उन्हें बताते हैं कि योनही और उसकी ग्रैंडमा कुछ दिनों से गायब है, पर उनका सब सामान यही है। यूना दरवाजा ओपन करने का ट्राई करती है, पर वो बंद होता है। फिर वो विंडो ओपन करके अंदर देखती है तो सब सामान बिखरा हुआ रहता है। गाड़ी से वापस जाते समय यूना जीवान को कॉल करके बताती है कि योनही अपने घर पे नहीं है। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है। जीवान पूछता है तुम्हें कैसे पता चला और क्या तुम अभी किसी के साथ हो। यूना बताती है वो प्रोसिक्यूटर के साथ है। जीवान कहता है मैं कॉल पे नहीं बता सकता और उसे घर आने के लिए कहता है। कॉल कट करके यूना यूनवो से कहती है कि वो यहीं उतर रही है। यूनवो पूछता है वो अभी जीवान से बात कर रही थी क्या। यूना कहती है वो बाद में बताएगी और योनही के बारे में पता करके उसे कॉल करेगी। यूनवो उससे कहता है वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। यूना कहती है वो कैब लेके चले जाएगी। यूना के जाने के बाद जीवान को यूनवो कॉल करके बुलाता है। यूनवो पूछता है योनही कहाँ है। जीवान कहता है वो सेफ है, पर कहाँ है वो नहीं बता सकता। फिर यूनवो यूना के बारे में पूछता है कि वो उसे परेशान क्यों कर रहा है। जीवान कहता है उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यूनवो कहता है मुझे मतलब है। जीवान पूछता है तुम मेरे लिए परेशान हो या यूना के लिए। यूनवो कहता है मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ और मेरी परेशानी जो यूना के लिए है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। जीवान पूछता है क्या तुम मेरे लिए परेशान हो क्योंकि मैं एक क्रिमिनल था। यूनवो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें उस होटल में 10 साल पहले देखा था और मैं उस इंसिडेंट का विटनेस था। नेक्स्ट सीन में यूना कैब लेके घर आती है और जीवान उसे कैब से निकलते हुए देखता है। यूना योनही के बारे में पूछती है। जीवान कहता है तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने योनही के साथ कुछ बुरा किया। यूना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। जीवान कहता है योनही सेफ है और प्रोसिक्यूटर कब से तुम्हारा फ्रेंड बन गया। यूना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। जीवान पूछता है वो प्रोसिक्यूटर है इसलिए तुम उसे बता नहीं सकती थी कि तुम कहाँ रहती हो, या वो तुम्हारा फ्रेंड है इसीलिए तुम्हें बताने में अजीब लग रहा था। यूना इसका भी कुछ जवाब नहीं दे पाती है, तो जीवान वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाके अपसेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सायरन की आवाज सुन के यूना उठती है और नीचे आकर पूछती है कि क्या हुआ, क्या घर में आग लग रही है। घर में सभी लोग बिजी दिखाई देते हैं। कॉल पे जैसू कहता है कितने हैं, ये तो बहुत ज्यादा है, और फिर मानो से टूल्स लाने कहता है। यूना टेंशन में रहती है और पूछती है क्या हो रहा है। जैसू जीवान के बारे में पूछता है। डोंगी कहता है वो बाहर गए हैं। जैसू कहता है इसे हमें ही संभालना होगा और सबको रेडी होकर कार में बैठने कहता है। मानो टूल्स लेके आता है जो उन्होंने कल ही शार्प किए हैं। सब लोग जाने लगते हैं और यूना पूछते रह जाती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, पर उसको कोई जवाब नहीं देता है। गाड़ी में चारों बैठ के कहीं जाते हैं। जैसू होंगी से कुछ बोलने के लिए पीछे मुड़ता है तो यूना को वहाँ देख के डर जाता है और फिर यूना से पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। यूना कहती है उसी ने सबको गाड़ी में बैठने कहा था। फिर होंगी के हाथ में नाइफ दे के पूछती है हम किसी से फाइट करने जा रहे हैं ना, तो वो उन्हें घर वापस चलने कहती है। साथ ही आज सुबह उन सभी की क्लास थी तो वो सबको एब्सेंट मार्क कर देगी। जैसे उन्हें गाड़ी रोक के यूना को गाड़ी से उतारने कहता है, पर रास्ते में गाड़ी रोकने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर वो लोग फैक्ट्री पहुँचते हैं। यूना काफी डरी हुई होती है। सब लाइन में खड़े होते हैं और सामने से दरवाजा ओपन होता है जिसमें से काफी सारे आदमी नाइफ लेके बाहर आते हैं। फिर वहाँ एक ट्रक भी आता है। जैसू उनसे कहता है जल्दी काम शुरू करो नहीं तो उन्हें ओवरनाइट भी करना पड़ेगा। असल में ये सभी थर्स्टी डियर के वर्कर होते हैं और ट्रक से मीट उतारते हैं। यूना
यूना अभी भी कंफ्यूज रहती है। यूना के पास कुछ लेडीज आके पूछती हैं क्या वो न्यू है यहाँ और उसे अपने साथ चलने कहती हैं, तो यूना उनके साथ चले जाती है। फैक्ट्री के अंदर एक लेडी यूना को पैकेट्स पे लेबल लगाने का काम देती है। यूना के सामने वाली वर्कर उससे पूछती है कि वो इतनी कम एज में स्कूल कैसे गई, पर उसके कहने का मतलब जेल होता है। यूना कहती है वो तो अभी कॉलेज से निकली है। तभी एक लेडी आके उन्हें काम पे फोकस करने कहती है और यूना से कहती है कि सीईओ किसी का भी पास्ट नहीं पूछते हैं। यूना कहती है तुम जीवान के बारे में बात कर रही हो, तो एक दूसरी लेडी यूना को मार के कहती है कि वो सीईओ का नाम कैसे ले सकती है, वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। फिर हम इलियोंग और जीवान को फैक्ट्री में आते हुए देखते हैं। इलियोंग जीवान को बताता है कि उनके सभी साथी यहाँ हेल्प करने आए हैं। फार्म से उम्मीद से ज्यादा सामान आया है। काफी कंपनीज हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से अपना लाइसेंस खो रही हैं और शॉप्स पे सामान खत्म हो रहा है। फिर हम सभी को जल्दी जल्दी मीट कट करते हुए देखते हैं। डोंग ये अच्छे से नहीं कर पाता है तो जैसू उसकी हेल्प करता है। फिर बाकी सभी से जल्दी काम करने कहता है इससे पहले कि मीट डिफ्रॉस्ट हो जाए। फिर यूना को देखते हैं जो वहाँ की लेडीज वर्कर से पूछती है कि जीवान कैसा इंसान है। वो सभी लेडीज जीवान की काफी तारीफ करती हैं, पर एक लेडी बताती है कि जीवान को किसी भी लेडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हम जीवान को फैक्ट्री में कहीं अकेले खड़े होकर सोचते हुए देखते हैं कि यूना को कॉल करना चाहिए कि नहीं। फिर ब्रेक में यूना को एक लेडी अपनी स्टोरी बताती है कि उसने अपने पति को मार दी क्योंकि वो उसे और उसके 5 साल के बच्चे को मारता था। फिर 5 साल जेल में बिताने के बाद उसे लगा कि वो अपने बच्चे के साथ अब खुश रह पाएगी, पर एक खूनी को कोई जॉब नहीं देना चाहता था। उसे नहीं पता कि सीईओ कैसे इंसान है, पर उन्होंने ही उसे एक अच्छी जॉब दी जो कि उसके लिए काफी है। फिर एक दूसरी लेडी बताती है कि उन्हें यहाँ काम के साथ पढ़ाई करने का भी टाइम मिलता है। तभी वहाँ की इंचार्ज आके उन्हें काम पे वापस जाने कहती हैं और यूना को स्टोरेज से और लेबल्स लाने कहती हैं। फिर यूना लेबल्स लेने जाती है और रास्ते में मानो से मिलती है। वो मानो को बताती है कि वो पैकेजिंग में हेल्प कर रही है। फिर स्टोरेज यूनिट का रास्ता पूछती है क्योंकि उसे लेबल्स लेने हैं। मानो पहले तो सही डायरेक्शन में इशारा करता है पर फिर गलत रूम की तरफ इशारा करता है। यूना थैंक्स बोल के उस रूम में चले जाती है। रूम में जाने के बाद सोचती है ये तो फ्रीजर है, यहाँ लेबल क्यों होगा। तभी दरवाजा लॉक हो जाता है और यूना अंदर फंस जाती है। यूना चिल्लाती है और दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता है। तभी यूना को फ्रीजर में से किसी की आवाज आती है। यूना डिफेंस के लिए एक बड़ा मीट का पीस उठा लेती है और पूछती है यहाँ कोई है क्या। तभी सामने से जीवान निकल के आता है। मानो भागते हुए अपने साथियों के पास आता है और बताता है उससे एक बड़ी मिस्टेक हो गई है। फ्रीजर में जीवान यूना से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। यूना बताती है वो यहाँ हेल्प करने आई थी। जीवान कहता है तुम्हें इन कामों में हेल्प करने की जरूरत नहीं है। फिर यूना बताती है कि वो दरवाजा लॉक हो गया है। जीवान कहता है उसे सिर्फ जोर से पुश करने की जरूरत है। फिर दरवाजा ओपन करने का ट्राई करता है तो उससे भी नहीं ओपन होता है। जीवान किसी को हेल्प के लिए कॉल करता है पर उससे पहले ही उस फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और यूना भी अपना फोन नहीं लाई थी। यूना कहती है थोड़ी देर में जरूर कोई आ जाएगा और बैठ जाती है। फिर वेट करते हुए यूना जीवान को बताती है कि उसके एम्प्लॉइज उसे काफी पसंद करते हैं। जीवान कहता है वो मुझे अच्छे से नहीं जानते हैं। यूना कहती है उसने उनसे सुनी कि ये कंपनी उनके लिए क्या मायने रखती है और तुम उनके लिए क्या कर रहे हो अब मुझे समझ आ रहा है, तुम अच्छे इंसान हो। फिर बाहर जैसो मानो से पूछता है कि तुमने जीवान और उस चूहे को फ्रीजर में बंद कर दिया, वो भी -18 डिग्री में, तुम्हें मरना है क्या। डोंगी कहता है हमें 911 पे कॉल करना चाहिए। जैसो कहता है कि हमें सिर्फ दरवाजा ओपन करना है और मानो से चाबी मांगता है। मानो चाबी ढूंढता है पर उसकी जेब में चाबी नहीं था। फिर फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। मानो से जेब में रखते हुए चाबी कहीं गिर गई थी। मानो उन्हें बताता है उसके पास चाबी नहीं है। सब पैनिक होकर भागने लगते हैं। फिर हम फ्रीजर में देखते हैं यूना और जीवान को काफी ठंड लग रही थी। जीवान अपना कोट यूना को उड़ाता है। फिर ठंड की वजह से दोनों कार्डबोर्ड बॉक्स से खुद को कवर करते हैं। फिर जीवान यूना को कांपते हुए देखकर कहता है उसने एक बार टीवी पर देखा था जो पेंगुइन्स अंटार्कटिका में रहते हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हडलिंग करते हैं। हडलिंग मतलब होता है ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से नजदीक चिपक के रहना। तो जीवान भी यूना को पकड़ के बैठ जाता है और कहता है मान लो मैं एक पेंगुइन हूँ। यहाँ एपिसोड 6 खत्म होता है।